फुकुई प्रीफेक्चर, जापान की एक हड्डियां जमा देने वाली ठंडी रात थी। एक जबरदस्त बर्फीला तूफान पूरे शहर पर छा चुका था। सब लोग घरों में दुबके हुए थे, उस बर्फ के तूफान के थमने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन एक आदमी था जो उस रात अकेला सड़कों पर चल रहा था। यह कहानी है एक ऐसे रहस्यमयी इंसान की जिसे आज तक कोई पहचान नहीं पाया। लोग उसे जानते हैं बस एक नाम से, द ब्लू ब्लैंकेट बुचर। इस केस की बात करें तो ये 100 साल से भी पुराना है। ज्यादातर जानकारी पुराने जापानीज में लिखी गई है, जिसे आज भी पढ़ना मुश्किल होता है, इवन नेटिव स्पीकर्स के लिए। मैंने इस स्क्रिप्ट में सारी फैक्ट्स को वेरीफाई करने की पूरी कोशिश की है। चलिए चलते हैं उस रात की ओर। 11 फरवरी 1906, एक शांत शहर मिकुनी की ओर। चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई थी। एक लोकल कार्गो शॉप के मालिक कागा, जो 30 साल के थे, अपने स्टाफ के साथ दुकान में लेट काम खत्म कर रहे थे। ऐसे मौसम में किसी के आने की उम्मीद नहीं थी। तभी दरवाजा खुला। एक अजनबी अंदर आया। उसकी उम्र लगभग 30 साल लग रही थी। वो पूरा एक बड़े नीले कंबल, ब्लू ब्लैंकेट में लिपटा हुआ था। ऐसा ब्लैंकेट जो किसी बेड पर होता है, नॉट अ कोट और जैकेट। उसकी अपीयरेंस अजीब थी। उसने कागा से कहा कि उसकी मौसी बहुत बीमार है और उन्होंने कागा को बुलाया है। कागा थोड़ा कॉशियस था, लेकिन वो एक समझदार बिजनेसमैन था। उसने खुद अपनी दुकान 30 की उम्र में खड़ी की थी। लेकिन जब स्ट्रेंजर ने कहा कि फैमिली मेंबर ने खास तौर पर कागा को बुलाया है, तो वो मान गया। कागा ने अपनी दुकान बंद की और उस आदमी के साथ बर्फीले तूफान में चल पड़ा शिम्बोरी ब्रिज की तरफ। कागा फिर कभी नहीं लौटा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। करीब 2 घंटे बाद वही नीले कंबल में लिपटा आदमी कागा के घर पहुंचा। इस बार कीकू, कागा की मां ने दरवाजा खोला। उसी कहानी को दोहराया गया। एक बीमार रिलेटिव जिसने कीकू को बुलाया है। कीकू परेशान होकर अपना कोट पहना और उस आदमी के साथ निकल पड़ी। वो भी कभी वापस नहीं आई। अब तीसरी बार करीब 1 घंटे बाद वो फिर लौटा। इस बार कागा की पत्नी सुओ, जो सिर्फ 25 साल की थी, दरवाजे पर थी। फिर वही कहानी। सुओ ने भी उसी तरह उसके साथ घर छोड़ा और वो भी गायब हो गई। उनकी 2 साल की बेटी उस रात घर में नहीं थी। उसे पड़ोसन मियो के पास छोड़ा गया था। लेकिन ये आदमी रुका नहीं। करीब 40 मिनट बाद वो मियो के घर गया। उसने कहा कि वो बच्ची को लेने आया है, बीमार रिलेटिव के पास ले जाने के लिए। मियो थोड़ी सस्पिशियस हो गई। उसका गट फीलिंग कह रहा था कुछ तो गड़बड़ है। वो इंसान अजीब लग रहा था। रात का वक्त था, बाहर तूफान, और उस आदमी का बॉडी लैंग्वेज अजीब था। मियो ने साफ मना कर दिया। वो आदमी गुस्से में आने लगा, बार बार जिद करने लगा, लेकिन मियो ने उसे टाल दिया। आखिरकार वो मुड़कर चला गया और फिर कभी नहीं लौटा। शुक्र है मियो की समझदारी ने उस बच्ची की जान बचा ली। सुबह एक लोकल कारपेंटर जो शिम्बोरी ब्रिज पार कर रहा था, वो कुछ भयानक देखता है। खून, बहुत सारा खून, बर्फ में सोक्ड, ब्रिज की लकड़ियों पर फैला हुआ। ब्रिज की रेलिंग का एक हिस्सा कटा हुआ था, जैसे किसी ने एक्स से काटा हो। बॉडीज वहां नहीं थी, लेकिन साफ था कि कोई बहुत बुरी चीज वहां हुई थी। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। टकेडा रिवर, जो कि कुजुरियो रिवर से जुड़ी है, उसके किनारे एक बोट बंधी थी। उसकी एज पर भी खून के निशान थे। थोड़ी दूरी पर इन्वेस्टिगेटर्स को सुओ की लाश मिली। एविडेंस बता रहा था कि उसकी हत्या बोट में हुई थी और फिर उसे नदी में फेंक दिया गया। 3 दिन बाद 14 फरवरी को कीकू की भी बॉडी मिली, लेकिन कागा की लाश कभी नहीं मिली। शुरुआत में लोग सोचने लगे कि शायद कागा ने ही ये सब किया हो,
लेकिन ब्रिज पर जितना खून था वो किसी एक आदमी के मरने जैसा नहीं था। अब साफ हो गया था, कागा भी मारा गया था और शायद उसी नदी में फेंका गया। मियो और कागा की दुकान के स्टाफ के बयान के हिसाब से पुलिस ने एक रफ प्रोफाइल बनाई। उम्र लगभग 30 साल, सिर पर टॉवेल बंधा हुआ था, पूरा शरीर एक बड़े नीले कंबल में ढका हुआ, चेहरा पूरी तरह छिपा हुआ। पर उसका मोटिव क्या था? कागा एक रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन था, अच्छा आदमी, शराब नहीं पीता था, किसी से दुश्मनी नहीं थी। तो क्या ये जेलसी थी उसकी सक्सेस से, उसकी वाइफ से? कुछ भी क्लियर नहीं था। ना कोई सस्पेक्ट मिला, ना कोई हथियार, और वो नीला कंबल भी कभी नहीं मिला। 4 साल बाद 1910 में मिकुनी में फिर एक हमला हुआ। एक मेंटली अनस्टेबल आदमी ने अपने पिता पर एक्स से हमला किया और फिर रैंडम लोगों पर हमला करने लगा। ये घटना उसी रास्ते पर हुई जहां से ब्लू ब्लैंकेट बुचर ने 3 लोगों को लेकर गया था। क्या वही आदमी था? कुछ लोग कहते हैं नहीं। 1906 वाला मर्डर बहुत प्लान था और 1910 वाला अटैक पूरी तरह गुस्से में, अनकंट्रोल था। फिर 1926 में, यानी 20 साल बाद, क्योटो में एक 49 साल का करियर क्रिमिनल अरेस्ट हुआ। उसने कहा, मैं ही ब्लू ब्लैंकेट बुचर हूं। लेकिन उसकी कहानी में डिटेल्स की कमी थी। कोई टाइमलाइन मैच नहीं हो रहा था। पुलिस ने उसे झूठा करार दिया। और वैसे भी जापान का स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस 1921 में खत्म हो चुका था। अगर वो सच भी बोल रहा होता तब भी उसे सजा नहीं मिल सकती थी। तो सवाल अब भी वही है, द ब्लू ब्लैंकेट बुचर कौन था? एक प्लान सीरियल किलर, कोई ग्रज रखने वाला इंसान, या कोई ऐसा जिसका अंदाजा किसी ने भी नहीं लगाया? इसका जवाब आज भी नहीं मिला। ये जापान के सबसे पुराने अनसॉल्व्ड मर्डर केसेस में से एक है। अगर आपको ये केस इंट्रिगिंग लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें। मैंने इस केस की रेयर जापानीज फाइल्स को पढ़कर डिकोड करके ये कहानी आप तक पहुंचाई है। आपका क्या मानना है? ये पर्सनल रिवेंज था या एक कोल्ड ब्लडेड परफेक्ट क्राइम? नीचे कमेंट में बताइए। अगली बार तक सावधान रहिए और क्यूरियस बने रहिए।